हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि और बहुत ही सरल विधि, जिसका नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, अर्थात प्राचल विचरण की विधि से आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले अपन ये देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होता है इस मेथड से, और फिर इसी मेथड से हम ये देखेंगे कि थर्ड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड है और परीक्षा की दृष्टि से ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपको इसमें से क्वेश्चंस परीक्षा में दिखेंगे ही दिखेंगे, अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कुछ सरल से यहाँ पे स्टेप्स आपको फॉलो करना है और बस आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। उसमें ज्यादा कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कहीं कोई एकदम मेहनत भी नहीं करनी है। सरल से स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करना है और तुरंत बन जाएगा। देखो स्टेप 1 बस लिखा हुआ है, स्टेप 2 भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको स्टेप यहाँ पे 2 नाम दे देते हैं, ये स्टेप 2 है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। मान लो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर आर। ठीक, ये दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में है। अगर इस रूप में नहीं रहेगा तो आपको इस रूप में लाना है। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अगर प्रश्न में आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं दिखेगा, तो मतलब कुछ और दिखेगा, तो उसको डिवाइड करके आप इसका गुणांक 1 लाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको इस रूप में, इस प्रारूप में उस डिफरेंशियल इक्वेशन को लाना है। उसके बाद क्या करना है अपने को, मान लो इस समीकरण 1 का, ठीक है, पूरक फलन अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सबसे पहले आपको ज्ञात करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और मान लीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है yc। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम यहाँ पे yc से व्यक्त कर रहे हैं। तो c1y1 प्लस c2y2 मान लीजिए इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक, चलिए अब क्या करना है, अब भाई हमको कंप्लीट सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ साथ हमको एक चीज और ज्ञात करना पड़ता है। क्या है वो चीज? वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो ज्ञात हो गया, उसको हमने yc नाम दे दिया। ठीक है, yc इक्वल c1y1 प्लस c2y2। और ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, शुरुआत से आप सारे वीडियोस जरूर देखेंगे दोस्तों। अगर इसके पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेक्चर वाइज देखते जाइए, सभी में सीरियल क्रमांक लिखा हुआ है, आपको बस क्रमानुसार उन वीडियोस को देखते जाना है। आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो जब पूरक फलन ज्ञात हो जाएगा दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पर जो आपको पैरामीटर्स C1 और C2 दिखाई दे रहे हैं ना, अब इनको हम क्या करेंगे, फंक्शंस से रिप्लेस करेंगे। C1 को रिप्लेस करेंगे C1x से और C2 को रिप्लेस करेंगे C2x से। ठीक है, बाकी चीजें जस की तस रहेंगे। देखो C1 रिप्लेस होगा किससे, C1x से, C2 किससे रिप्लेस होगा, C2x से। ठीक है, तो अब इसका रूप बदल के किस तरीके से दिखाई देगा, C1x हो गया, बाजू में y1 है। ठीक है, ये C2 था, ये क्या हो गया, C2x हो गया, बाजू में y2 है। मतलब ये जो पैरामीटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं C1 C2, इनको अपन x के फंक्शन से रिप्लेस करते हैं और इस तरीके से तैयार हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल अर्थात yp। ठीक है, तो yp अपने को पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरीके से प्राप्त होगा। परंतु अब आप कहेंगे सर वो तो ठीक है, परंतु ये C1x और C2x को हम पता कैसे करेंगे, इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इनकी वैल्यू भी तो पता करना जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों ये फॉर्मूला लिखा है, आपको सीधे ये फॉर्मूला लगाना है, तुरंत इंटीग्रेट करके आपको C1x और C2x दोनों की वैल्यूज निकालनी है और बस यहाँ पे जाकर के रख देना है, तो आपका yp मिल जाएगा अर्थात पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। जब yp आपको मिल जाएगा, yc आपने पहले इसको निकाल के रख लिया है, तो बस दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपको दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं कि C1x क्या है। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू आर अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, dx। ठीक है, अब ये क्या है भैया, y2 कौन है, तो भैया y1 y2 कौन है वो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में दिख ही जाएगा ना। r कौन है, दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का दायां पक्ष, राइट हैंड साइड वाला जो फंक्शन दिया रहेगा r, वही r रहेगा। ठीक है, ये देख लो। अपॉन में W लिखा है सर, वो W क्या है, W को बोलते हैं रॉन्स्कियन। क्या बोलते हैं, रॉन्स्कियन। ये देखो, ये रॉन्स्कियन इस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। तो W इक्वल, ठीक है, W इक्वल डिटरमिनेंट y1 y2 और नीचे में क्या लिखा है y1 डैश y2 डैश। अगर दो फलन हमको दिए हो, ठीक है, दो फलन हमको दिए हो, मान लीजिए हमको दो फलन है, चलो y1 y2, ठीक है, तो इन दोनों फलनों के रॉन्स्कियन को इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, उसको W के रूप में लिखे हैं। ठीक है, तो वही बात है, मतलब यहाँ पे वो y, देखो ना, यहाँ पे फंक्शन के रूप में हम लोग y1 y2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड है, आप समझ लीजिएगा कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 इज डिफाइंड बाय डिटरमिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश y2 डैश। तो इसको आप रॉन्स्कियन को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ से पता चल जाएगा जिन जिन फंक्शंस के लिए इसको लिखा गया है वो फंक्शंस यहाँ ब्रैकेट में व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, और आप ऐसे सिंपल फॉर्म में आप W बस लिख सकते हो तब भी चलेगा, और ऐसे लिखोगे तब भी चलेगा। तो रॉन्स्कियन को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे y1 y2 ये सब रखेंगे, फिर उनका डैश डैश मतलब उनका अवकलन करके रखेंगे, इस सारणिक को यानी कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा W। उन W की वैल्यूज की जरूरत जो है वो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, W की वैल्यूज की जरूरत यहाँ पड़ेगी, फिर आप जो है यहाँ पे C1x C2x दोनों निकालिएगा और यहाँ पे जाके रख दीजिए। चिंता मत करो, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, मेरे ख्याल से कोई डाउट तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही सरल स्टेप्स अपने को फॉलो करने हैं। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो अपने माइंड में बिल्कुल रखिएगा, ये आपकी सहूलियत के लिए लिखे गए हैं, परंतु परीक्षा में हमको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए कि हमको कब क्या करना है। और उसके बाद कुछ भी नहीं रखा है इस मेथड में, बहुत ही सरल सा मेथड है। अब बिना देरी किए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप डी ऑपरेटर की मदद से इसको लिखिए, तो क्या होगा, तो d2 और बटे dx स्क्वायर, हम उसको d स्क्वायर लिखेंगे, y कॉमन निकलेगा, इधर 1 बचेगा, ये कुछ इस तरह होगा, इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो क्या करते हैं, डी के स्थान पर m रख करके ये वाले हिस्से को 0 के बराबर रखते हैं। तो अब m बराबर प्लस माइनस i आ जाएगा। ठीक है, सामने में कुछ नहीं है, साथ में कुछ नहीं है, तो 0। ठीक है, इसको आप अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के रूप में देखो। अगर इस रूप में हमारे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स अगर इस रूप में आते हैं तो आप सभी को पता होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरीके से लिखा जाता है। तो वो लिखा जाता है e की घात अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। ये आप सभी को पता होगा दोस्तों, परंतु यहाँ पे आप गौर कीजिए, अल्फा की जगह 0 दिख रहा है, क्योंकि जो मूल अपने को मिले, जो रूट्स अपने को मिले हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिले हैं, जिसका रियल पार्ट 0 है, तो अल्फा के स्थान पर 0 रखेंगे तो e की घात 0 1 हो जाएगा, तो बचेगा केवल यही। बीटा की जगह 1 दिख रहा है क्योंकि i का गुणांक यहाँ पे 1 है। ठीक है, बीटा कौन होता है, जो i के साथ होता है, तो यहाँ पे वो 1 है। ठीक है, तो चलिए क्या होगा आप बताइए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मतलब yc इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, c1 cos, बीटा की जगह 1 रखेंगे तो c1 cos x प्लस c2 sin x। ये सारे नियम, ये सारे रूल्स, ये सारे तरीके पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाए गए हैं, जहां अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को जब पहली बार पढ़ा था, जब उसकी शुरुआत करी थी अपन ने, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जब अपन पढ़ रहे थे, तो उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। तो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। चलिए अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो पता चल गया, इसको इक्वेशन नंबर, चलो इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या करना है अपने को, पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करने के लिए ना अगला स्टेप क्या कहता है हमारा, कि यहाँ पर जो आपको पैरामीटर्स C1 और C2 प्राप्त हुए हैं
उनको अब आपको x के फंक्शंस के रूप में रिप्लेस करना है, ठीक है। तो उससे हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल पता चलेगा। अब मान लो दिए हुए अवकल समीकरण का विशेष समाकल यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिए हुए अवकल समीकरण का पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशेष समाकल, इसको हम क्या लिखेंगे, yp लिखेंगे। और वो किस तरीके से ज्ञात होगा दोस्तों, yp जो है वो किस तरीके से ज्ञात होगा, c1 के स्थान पर लिखेंगे c1x इंटू कॉस एक्स, c2 के स्थान पर लिखेंगे c2x इंटू साइन एक्स। कुछ नहीं करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ही यहाँ पर जो c1 c2 आए हुए हैं उनको आप x के फंक्शंस के रूप में उसको आप लिखेंगे, अर्थात c1 को c1x, c2 को c2x, और बाजू में जो उनके हैं वो बने रहेंगे, cos x बना रहेगा यहाँ पे, sin x उसके साथ रहेगा, ठीक है, c2x के साथ sin x, c1x के साथ cos x, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। परंतु अब हमको c1x और c2x की वैल्यू पता करनी है, जिसके लिए फॉर्मूला अपने पास तैयार है दोस्तों, देर किस बात की। परंतु फॉर्मूला लगाने से पहले मैं तो सोचता हूँ कि w की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, ठीक है, ताकि w की वैल्यू एक बार निकाल लो, फिर डायरेक्ट इनमें आप सब मान को रख करके c1x और c2x पता कर लो। तो चलिए अब हम, अच्छा यहाँ पर ये भी तो देख लो कि यहाँ y1 y2 कौन है, तो जो c1x के साथ है वही y1 है, जो c2x के साथ है वही y2 है, ठीक है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये y1 इज इक्वल्स टू cos x, y2 इज इक्वल्स टू sin x। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ y1 कौन है, यहाँ y1 है cos x, और y2 कौन है दोस्तों, y2 कौन है sin x, ठीक है। तुरंत आप इनका डैश भी निकाल लो, डैश मतलब इनका अवकलन निकाल लो, क्योंकि जरूरत पड़ती है रॉन्स्कियन निकालने में। दोस्तों अगर आप रॉन्स्कियन को बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक डिटेल में समझना चाहते हो तो उसका वीडियो अलग से बनाया जा चुका है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो चलिए y1 डैश कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, y2 डैश कितना आएगा cos x। चलिए अतः रॉन्स्कियन कितना निकलेगा बताइए, रॉन्स्कियन W बराबर डिटर्मिनेंट y1 y2 y1 डैश y2 डैश बराबर कितना आएगा दोस्तों बताओ, cos x sin x माइनस साइन x cos x। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और माइनस, एक तो हम लोग डिटर्मिनेंट में इसको इससे गुणा करके फिर माइनस करके इसको इससे गुणा करते हैं, परंतु ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 1। तो रॉन्स्कियन की वैल्यू 1 आई है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपके पास W बराबर 1 मिला हुआ है। अब सुनो, अब C1x और C2x चलिए जल्दी से अपन पता करते हैं। C1x की वैल्यू कितनी है, माइनस इंटीग्रेशन y2 r अपॉन W dx। चलिए सब की वैल्यू रखो भैया, y2 कौन है भैया sin x, ये देखो y2 कौन है, जो c2 के साथ मिला था वही y2 है, ये दे y2 जो c2x के साथ है, ठीक है, ये 6 y2, तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा आपका sin x, ठीक। r कौन है भैया, r कौन है आप चेक कीजिए, r कौन है, r कौन होता है जो राइट साइड में होता है, तो यहाँ पे राइट साइड में कौन है, कोसेक x है, तो यही r है आपका, ठीक है, कोसेक x। W तो 1 मिला है हमको, dx साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स 1 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी उल्टा होते हैं ना, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक एक्स, या कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, और इसलिए दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, 1 बाई 1 मतलब 1, और 1 का इंटीग्रेशन x, सामने में माइनस लगा है इसलिए माइनस x। तो c1x हमको कितना मिला, माइनस x। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही जबरदस्त है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए अब अपन क्या पता करेंगे दोस्तों, अब हम पता करेंगे C2x, ठीक है, C2x, ठीक है, तथा करके लिखता हूं,
तथा C2x कितना होगा बताइए, इंटीग्रेशन, अच्छा ठीक ठीक, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आप C1x निकाल रहे हो ना तो यहाँ y2 आएगा। देखो फॉर्मूला देखो एकदम अच्छे से देखो ताकि आपको याद रह जाए। जब आप C1x निकालते हो तो यहाँ y2 आता है, जब आप C2x निकालते हो तो यहाँ y1 आता है, और r ऊपर में और नीचे में w दोनों में कॉमन है। देख लो यहाँ आर डब्ल्यू, ठीक है। और एक खास बात, यहाँ माइनस आता है, यहाँ नहीं आता है, ठीक है, इस बात को भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो y1 r बटे w dx। चलिए y1 कौन है भैया, y1 कौन है, cos x, ठीक है। y1 कौन है, जो C1 के साथ है, ठीक है, वही y1 है, तो यहाँ cos x है। चलिए अब आगे r कौन है भैया, r कहाँ गया, कौन है r कौन है, r कोसेक x है, ठीक है। तो इंटू कोसेक x, कोसेक x dx अपॉन तो 1 है ना भैया, w तो 1 है। अब इसको सॉल्व करने दोस्तों, कैसे करेंगे सॉल्व बताइए। तो गौर कीजिए, ये cos हो गया और कोसेक मतलब होता है 1 अपॉन साइन, तो ये ऐसे हो गया। तो ये हो जाएगा, आप गौर कीजिए, साइन एक्स को अगर अपन t मानेंगे तो साइन का अवकलन ऊपर बैठा है cos, फिर cos x ये जो है dt हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा log साइन एक्स। या यूं समझिए आप कि cos x अपॉन साइन एक्स जो होता है cot x हो जाएगा, और cot x का समाकलन log साइन एक्स, ठीक है, cot x का समाकलन log साइन एक्स। या अगर आपको वो फॉर्मूला अगर पता ना हो तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि साइन एक्स को अगर अपन t मान लेते हैं तो साइन एक्स का अवकलन cos x dx है ना भाई। साइन एक्स को अगर अपन t माने हो तो साइन एक्स का आप जब अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है, ये देखो ऐसे साइन एक्स इक्वल जब आप t मानोगे तो अवकलन करोगे दोनों, तो cos x dx बराबर क्या होगा, dt, ठीक है। तो ये पूरा dt बन जाएगा, और 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, log t का मान लौटाओगे तो log sin x। तो इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों। तो ये क्या निकला, C2x निकला। अब yp कितना होगा बताइए, ठीक है। अब yp कितना होगा देखो। तो दोस्तों अब मैं इन नियमों को मिटाता हूं क्योंकि अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं, ठीक है। अतः yp क्या होगा, अतः विशेष है यानी yp बराबर क्या होगा दोस्तों, C1x cos x। तो C1x की वैल्यू है -x, तो -x cos x प्लस C2x sin x। तो C2x कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो C2x बराबर log sin x, तो उसके साथ और sin x है, ठीक है। तो ये वाला sin x मैं पहले लिख लेता हूं, फिर log sin x और, ठीक है। चलिए ये देखो ये वाला sin x ये है, और C2x का मान जो आप निकाले हो log sin x वो ये है। yp आ गया। अतः दिए हुए अवकल समीकरण का संपूर्ण हल, अतः दिए हुए अवकल समीकरण का, ठीक है, अवकल समीकरण का संपूर्ण हल क्या होगा दोस्तों बताइए, y इक्वल वाई सी प्लस वाई पी, अर्थात कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को जोड़ देंगे तो हमको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए भैया वाई सी को नहीं, ये देखो, तो y इज इक्वल टू C1 cos x C2 sin x, ये yc का मान हो गया। yp कौन है भैया, yp कौन है, ये तो yp है देखो, -x cos x प्लस sin x log sin x, ठीक। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से बना है। कहीं पर भी आपको डाउट है, ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पे डाउट है या ये ऐसा कुछ, तो आप बेझिझक बिंदास पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो ये सॉल्यूशन हुआ कंप्लीट। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको बनाना है जब आपको कहा जाएगा कि प्राचल विचरण की विधि से हल कीजिए, अर्थात सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको सभी सवालों को बना करके देखना है, आपको प्रैक्टिस करना है, और कहीं पर भी डाउट आएगा तो आपको पूछना है। तो जैसे कि पहला सवाल हमने यहाँ पर सॉल्व करके देखा,
ठीक है। अब दूसरा सवाल जो है वो आपको बनाना है, क्योंकि देखो ये भी बहुत सरल है, परंतु तीसरा सवाल जो है वो दोस्तों देखो यहाँ पे डी क्यूब दिखाई दे रहा है, अर्थात ये थर्ड ऑर्डर का है। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला वाला सवाल उसको अपन समझ लिए, दूसरा होमवर्क, और साथ ही साथ किताब में दिए आपको सारे सवालों को बना करके देखना है। तीसरा चलिए जल्दी से समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ एडिशन ऑफ पैरामीटर्स, अर्थात प्राचल विचरण की विधि से। और ध्यान से देखिएगा, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। बहुत सरल है, परंतु कुछ कुछ परिवर्तन है, कुछ कुछ चेंजेस है। बनाने का तरीका वही है, मगर कुछ चीजें बदली हुई है, बस उन चीजों को ध्यान रखना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखो पिछले सवाल की सारी चीजें हमने मिटा दी ताकि इस सवाल को बनाने के लिए जगह बच सके, परंतु हमने इसको नहीं मिटाया। क्यों? क्योंकि आपको इसमें जो मुझे बतलाने का है वो इन्हीं से कंपेयर करते हुए मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद रहेगा और इसमें जो अपन फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो भी आपको याद रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है ये सवाल का सॉल्यूशन, और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। b के स्थान पर m रख करके ये वाले हिस्से को अपन 0 के बराबर रख के m कॉमन निकलेगा, m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो एक वैल्यू तो m की यहीं पर आ गई 0, और इसको जब अपन 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, m बराबर प्लस माइनस आई। तो दोस्तों जो अपने को 0 मिला है, रियल रूट यहाँ पे जो मिला है अपने को, तो अच्छा इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। तो अतः समीकरण 1 का, ठीक है, पूरक फलन क्या होगा दोस्तों बताइए। पूरक फलन जिसको अपन यहाँ पे yc से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो किस तरीके से बनेगा, तो ये सिंगल रूट है, रियल रूट है, तो c1 e की घात में 0x, आप सभी को पता होगा, इस तरीके से अपन लिखते हैं इसको। ये सारे नियम आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। इधर क्या होगा बताइए, इधर होगा, अब ऑब्वियस सी बात है, प्लस माइनस आई है, यहाँ पे रियल पार्ट 0 है, तो सेम पिछले केस जैसे c2 cos x प्लस c3 sin x, ठीक है। ये c2 cos x प्लस c3 sin x, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। चलिए इसको अपन और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये हो गया c1 c2 cos x c3 sin x, ठीक है। e की घात 0x जो है वो 1 हो गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बोलो। यहाँ पे आप देख लो y1 y2 y3 कौन है, तो आप सभी को पता होगा जो c1 के साथ है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो वो y1, c2 के साथ है cos x वो y2 हो जाएगा, जो c3 के साथ है sin x वो y3 हो जाएगा। तो यहाँ y1 कौन है, 1, कौन c1 के साथ कुछ नहीं है मतलब उसका गुणांक 1 है। y2 कौन है, जो c2 के साथ है अर्थात cos x। y3 कौन है, जो c3 के साथ है अर्थात sin x, ठीक है। चलिए अब आप इनके डेरिवेटिव निकाल लीजिए, अवकलज निकाल लीजिए। y1 डैश निकालेंगे 0 मिलेगा, y2 डैश निकालेंगे माइनस साइन एक्स मिलेगा, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, y3 डैश निकालेंगे तो cos x मिल जाएगा। एक बार और निकाल, मतलब एक बार उनका और अवकलज कर लो, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लो। अब आप कहेंगे सर पिछले वाले सवाल में तो अपन ऐसे नहीं किए थे। तो दोस्तों देखो ये सब अपन काम ये सब क्यों कर रहे हैं, वहां पे अपन अवकलन क्यों किए थे बताओ, क्योंकि रॉन्सकियन निकालने में उसकी जरूरत थी। जब आप रॉन्सकियन निकालते हैं दो फंक्शंस का तो उनका फॉर्मूला इस तरह से होता है, ठीक है। अभी अपन देखेंगे रॉन्सकियन जब अपन 3 फंक्शंस का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, चलिए देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास 3 फंक्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पे अपने को 3 फंक्शन मिले, देख लो y1 y2 y3। c1 के साथ जो है वो y1 है, c1 के साथ कुछ नहीं तो 1, ठीक है, तो वही y1 हो गया। c2 के साथ जो है वो cos x है, c2 के साथ cos x है, वही y2 हो गया, y2 इक्वल cos x। c3 के साथ जो है वो कौन है, sin x है, तो यही y3 हो गया। एक एक बार अवकलन कर लीजिए, एक बार और अवकलन करना है। क्यों करना है सर, क्योंकि जब आप रॉन्सकियन ऑफ y1 y2 y3 निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए,
अच्छा, यहाँ पे ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये तृतीय कोटि का है, थर्ड ऑर्डर का है, इसलिए हर काम एक एक कदम आगे बढ़ के हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले अपन केवल सिंगल डेरिवेटिव निकाले थे, यहाँ पे आपको सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। रॉन्स्कियन का भी देखो, रॉन्स्कियन यहाँ पे 3 फंक्शंस का आएगा। फॉर्मूला भी देखो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट 2x2 का बना था, यहाँ 3x3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। तो y1 y2 y3 y1 डैश y2 डैश y3 डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश, ऐसे फॉर्मूला बनेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको एक एक डेरिवेटिव इनका और निकालना है। तो y1 डबल डैश निकालोगे तो 0, y2 डबल डैश निकालोगे तो माइनस कॉस एक्स, y3 डबल डैश निकालोगे तो माइनस साइन एक्स। यहां तक के कहीं पर भी कोई भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे, और रॉन्स्कियन अपन निकाल ही लेते हैं। चलो यहां से, यहाँ पे एक बार मैं फिर से लिखता हूं। ठीक है, अब करके लिखता हूं रॉन्स्कियन। ठीक है, रॉन्स्कियन क्या निकलेगा? तीनों का आप वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, y1 y2 y3 y1 डैश y2 डैश y3 डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश। ठीक है, 3 फंक्शन y1 y2 y3 के रॉन्स्कियन को इस रूप में व्यक्त करते हैं। सिंपल फॉर्म में उसको अपन यहाँ पे w लिखे। चलिए सब का मान रखिए, y1 y2 y3 सब का मान रखो, 1 cos x sin x, 1 cos x sin x, फिर क्या है 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, फिर क्या है 0 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, अब आपको पता होगा कि इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करें। तो ये तो बहुत सरल है। प्रथम स्तंभ यानी फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष आप इसको एक्सपांशन कीजिए, तो क्योंकि यहाँ पे 2 टोक 0 है तो ऐसे 0 हो जाएगा। इसको ऐसे करके अपन अगर यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये और ये होगा, अर्थात यहाँ पे आपके पास आएगा 1 इंटू साइन, साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस करके इसको गुणा करते हैं, परंतु यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये कुल मिला के 1 आ गया। तो रॉन्स्कियन निकालना तो जरूरी है ही। अब आप कहेंगे चलिए ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, परंतु यहाँ पे तो वो चीज हम लोग लिखना ही भूल गए। कौन सी चीज? कि भैया अब हमको yp निकालना है ना, yc तो निकल गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकल गया, परंतु कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बाद जब हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं बताइए? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ये जो आपको कॉन्स्टेंट्स मिले हैं c1 c2 c3, ये जो पैरामीटर्स आपको मिले हैं c1 c2 c3, इनको आपको x के फंक्शन से क्या करना होता है? रिप्लेस करना होता है। तो आप मानेंगे, मान लो दिया हुआ जो अवकल समीकरण है, दिया हुआ अवकल समीकरण कौन? समीकरण 1, उसका विशेषल, विशेषल मतलब है ना, विशेषल मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल कौन है बताइए? yp इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे बताओ? जो जो आपको यहाँ पैरामीटर्स दिखाई दे रहे हैं उनको आप x के फंक्शन से रिप्लेस कीजिए। c1 है भैया यहाँ पे, तो उसको c1x लिखेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, बहुत सरल है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, c2 cos x है तो उसको क्या लिखेंगे? c2 cos x है तो उसको लिखेंगे c2x cos x, फिर क्या लिखेंगे? c3x sin x। इस तरह से अपन लिखेंगे दोस्तों। कहीं पर भी कोई डाउट है तो पूछिएगा जरूर। फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला हुआ है उसमें आपको जो जो पैरामीटर्स दिख रहे हैं उनको आपको x के फंक्शंस के रूप में लिखना है, वही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। अब बस हमारा काम क्या बच गया कि इन्हीं तीनों की आपको वैल्यू निकालनी है दोस्तों, बस। और जाकर किसी में रख देना, इसको समीकरण 3 बोल देते हैं। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आपका yp आ जाएगा, फिर yc और yp को जोड़ने पर आप पूर्ण हल प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, तो प्रश्न ये है कि सर यहाँ पे c1x, c2x और c3x कैसे पता करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, c1x कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो अब उधर देखो c1x का फॉर्मूला इस तरह से होता था, यहाँ फॉर्मूले में थोड़ी बदलावट होगी, थोड़ा सा बदलेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें आएंगी। यहाँ पर आपके पास आएगा, देखो जैसे नीचे में रॉन्स्कियन है ना, तो रॉन्स्कियन तो आएगा ही आएगा पूरा। ठीक है, रॉन्स्कियन तो आएगा ही आएगा, ये तीनों का रॉन्स्कियन आएगा।
y1 y2 y3, ठीक है। परंतु ऊपर में देखो क्या क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ऊपर में r आता है क्या, पहले आता था ना r, देखो यहाँ पे भी आएगा r, अभी भी आएगा, परंतु उसके साथ आपको रॉन्स्कियन लिखना पड़ेगा y2 y3। अब पूछेंगे क्यों, तो ध्यान से देखिए, जब आप C1x निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, C1x, ठीक है, C1x, यानी कि यहाँ 1 दिख रहा है ना, तो आप समझ जाओ यहाँ पे रॉन्स्कियन ऑफ y2 y3 लिखना, 1 है तो 2 3 वाला यहाँ पे लिखना है, ठीक है। r फिक्स रहेगा और नीचे ये चीज भी फिक्स रहेगी, ठीक है। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चलो C2x क्या होगा आप देखो, अच्छा यहाँ पे माइनस लगेगा, देखो C1x में प्लस, फिर C2x में माइनस, फिर C3x में प्लस, यानी यहाँ पे क्या पैटर्न में चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी ऊपर में आ रहेगा, ठीक है, नीचे में ये आना है, ये आएगा, ये चीज फिक्स है, तीनों फिक्स रहेगा, परंतु ऊपर में चीजें बदलेंगी। यहाँ पे किसका रॉन्स्कियन आएगा बताओ, अब यहाँ पे आप C2x निकाल रहे हो, 2 2 2, तो यहाँ पे आपका आएगा 1 और 3 वाला रॉन्स्कियन आएगा, ठीक है। y1 और y3 का रॉन्स्कियन यहाँ पे आएगा दोस्तों, ये ऐसा, और ये dx, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, जहां या यहाँ करके आप ऐसे लिख सकते हो ऐसे, और इन्हीं तीनों की वैल्यू आपको पता करनी है, सरल कार्य है, कुछ भी कठिन नहीं है। चलिए C3x क्या होगा बताओ, r आना ही है, और नीचे में w y1 y2 y3 आना ही है, और यहाँ रॉन्स्कियन किसका किसका आएगा, C3x निकाल रहे थे हम, y1 और y2 का रॉन्स्कियन आएगा, क्योंकि 3 है ना तो 1 2, 2 है तो 1 3, और 1 है तो 2 3, ठीक है, और ये dx। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया ना दोस्तों, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपसे सब बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब आप वैल्यूज रख करके, अच्छा अब आप बोलोगे सर आपने जो रॉन्स्कियन निकाला है सर ये W, तो वास्तव में W कौन सा वाला W है, ये तो तीनों फंक्शन का निकाला है सर आपने, और भैया हमको इनकी भी तो जरूरत है, यहाँ पे इनका वैल्यूज रखोगे तब तो ये निकालना भी बाकी है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ये वाली जगह मिटा करके फटाफट इन तीनों के, मतलब इन तीनों की वैल्यूज भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, रॉन्स्कियन ऑफ y2 y3 निकालता हूँ, कितना आएगा बताइए, y2 y3 कौन है बताइए, तो ये देखो y2 y3 ये लोग हैं, है ना भाई। तो क्या होगा बताओ, तो आप पहले तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो, y2 y3 y2 डैश y3 डैश आप लिख सकते हो, फिर आप वैल्यूज रखोगे, cos x sin x, cos का अवकलन माइनस साइन, साइन का अवकलन cos, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप वैसे निकाल सकते हो कि इनकी वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है, y1 y3 निकालना है भैया, y1 y3 मतलब 1 sin x, y1 डैश 0 cos x, तो cos एक कम cos, और माइनस 0 इंटू साइन करोगे 0 हो जाएगा, तो इतना आ गया। चलो आप इसका भी वैल्यू निकाल लो, 2 3 1 3 हो गया, आप 2 3 निकाल लो, 2 3 कौन है, अच्छा 2 3 अपन निकाल लिए ना, 2 3 हो गया, 1 3 हो गया, 1 2 सॉरी 1 2 निकाल लो, 1 2 y1 2, 1 2 मतलब 1 cos x यहाँ रखना है, 1 का यहाँ पे y1 डैश 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक। चलिए अब इन मानों को आप फटाफट यहाँ रखिए और फटाफट सॉल्व कीजिए। तो चलिए r कौन है भैया, कहाँ गया डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा, ये देखो ये r है, ठीक है। तो r की जगह रखेंगे 10x, रॉन्स्कियन ऑफ y2 y3 कितना मिला है वो देखो 1, इंटू हो जाएगा 1, ठीक है, 10x इंटू 1 हो गया, और dx अपॉन ये रॉन्स्कियन कितना है 1, तो ये 1, तो 10x का आपको आप समाकलन बताना है दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता होगा 10x का समाकलन माइनस लॉग cos x या log sec x पे आप लिख सकते हो, माइनस अगर लगा रहे हो तो log cos x लगाना है, और log sec x के रूप में लिखोगे तो माइनस हट जाएगा प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए सदा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए तो माइनस log cos x हो गया, ये आपका C1x आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से आप देखो C2x निकलेगा, कैसे निकलेगा, माइनस आया यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता था, जब अपन टू ऑर्डर वाला देखते थे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और यहाँ पे कैसा है प्लस माइनस प्लस। तो इस पैटर्न को याद रखिएगा। आर क्या है यहाँ पे, आर तो भैया 10x है। लॉन्सकिन ऑफ y1 y3 कितना लाए हैं, cos x अपॉन 1 dx। देखो दोस्तों, 10x को अपन लिख सकते हैं sin x बटे cos x, तो cos cos कटेगा, sin बचेगा, sin x का समाकलन होता है माइनस cos x, माइनस पहले से है तो cos x आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं C3x कैसे निकलेगा। r कौन है, 10x है। y1 क्या लिखा है, y1 2, ठीक है। y1 2 कितना आएगा, y1 2 कितना आया है, ये क्या लिखा है, अच्छा ये y1 2 ना, देखो y y2 y3 y1 y3 y1 y2, ठीक है। तो चलिए C3x कितना आया बताइए, C3x कितना आएगा, तो इंटीग्रेशन r का मान रखे 10x, उसके बाद रॉन्सकियन रखेंगे y1 y2 का, ठीक है। तो y1 y2 को कितना है, माइनस साइन x। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस बाहर निकालता हूँ, 10x को लिख सकते हैं साइन x बटे कॉस x, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x बटे कॉस x dx। अब इसका समाकलन हमको करना होगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही गजब का बनेगा ये, और बहुत ही इजी है। साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और उस माइनस के खातिर वो बदल जाएगा। चलिए देखते हैं उसको वो कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं ये वाला हिस्सा मिटाता हूँ, वाई मुझे बचा कर रखना है क्योंकि इसी की मदद से ये पूर्ण हल तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, परंतु उस माइनस के कारण कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। और ये dx। चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अलग अलग बटे करेंगे तो एक तो कॉस यहाँ से कट जाएगा तो कॉस बचेगा। कॉस का समाकलन क्या होता है आपको पता है, साइन, माइनस 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, वो सेक हो जाएगा। तो सेक एक्स का समाकलन क्या होता है आपको बतलाना है, सेक एक्स का समाकलन, ठीक है। तो वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका ये आ गया दोस्तों, ठीक है। साइन एक्स माइनस लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है दोस्तों। सेक एक्स के समाकलन का ये फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका C3x भी आ गया। अब क्या होगा बताइए, C1x C2x C3x सब आ गए, अतः yp क्या होगा बताओ, ये देखो yp यहाँ पे माने हैं, अतः समीकरण 3 से yp क्या होगा बताइए, yp इज इक्वल टू C1x, अरे उसका मान कितना है भैया, C1x का मान क्या है, कहाँ गया, माइनस लॉग कॉस एक्स निकाले हैं ना, तो उसको रखना पड़ेगा ना भाई, माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक, प्लस C2x कहाँ गया, ठीक, C2x के साथ cos x आएगा, तो C2x कहाँ है, ये C2x, C2x का मान cos x है, परंतु उसके साथ फिर से cos x, ये देखो C2x cos x, C2x का मान cos x, साथ में एक और cos x है, तो cos स्क्वायर x, और फिर C3x sin x, C3x की वैल्यू इतनी है और उसके साथ sin x है, तो मिला के हाथ गुणा करते जाता हूँ, साइन 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 स्क्वायर x हो जाएगा, और ये माइनस साइन x इंटू लॉग सेक x प्लस 10x, ये yp आ गया। अतः दिए हुए समीकरण का अभिष्ट पूर्ण हल क्या हो जाएगा, अतः दिए हुए समीकरण का अभिष्ट पूर्ण हल हो जाएगा y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी, ठीक है। तो ये yc की वैल्यू है दोस्तों, इसको कंप्लीट देखो, कंप्लीट हल कैसे बना रहे हैं, ठीक है।
y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस, है ना, ये देखो ये वाई सी हो गया, ये वाई सी और प्लस वाई पी। कौन है वाई पी? ये वाई पी। तो इसको लिख देता हूं मैं माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स ये तो 1 हो जाएगा, ये भी तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये भी 1 हो गया, ये 1 1, फिर माइनस साइन एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। एक ही घात 0x मतलब 1 होता है, तो आप आगे चल करके इसको 1 करके इस पूरे इक्वेशन को फिर से लिख सकते हो। तो कहीं पर भी कोई डाउट है दोस्तों तो जरूर पूछिएगा। बुक में भी एकदम ऐसे ही आंसर है, c1 प्लस c2 cos x प्लस c3 sin x। फिर आया आपका लॉग, अच्छा इसको आप माइनस लॉग cos x है ना, इसको आप लॉग sec x भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपका है +1 फिर माइनस साइन एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, करेक्ट। दोस्तों इस तरह से आपको प्राचर वितरण की विधि से अर्थात मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से अवकल समीकरणों को हल करना है। आज हमने 2 ऑर्डर वाला भी देखा और 3 ऑर्डर वाला भी देख लिया, तो इतना पर्याप्त है। अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको आप फॉलो करते हुए अगर सॉल्व करते जाते हैं तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं रहेगी, आपके लिए हर अवकल समीकरण बहुत सरल बन जाएगा। तो किताब में दिए हुए बाकी प्रश्नों को, बाकी सवालों को आप सॉल्व करके देखिएगा। कहीं पर भी डाउट आएगा तो दोस्तों जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। इसके पहले के सारे वीडियो जरूर देखें दोस्तों। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से कांटेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।